अभय धाम और अभय ग्राम से सबको अभय बनाएंगे। अभय धाम अभय ग्राम से सबको बनाएंगे। सत्य शक्ति संदेश बनी है, गौ साम्राज्य रचाएंगे। संदेश बनी है, बोलना भी है, सब कुछ बोलना है। संग्राम हमारी गौ माता, हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। एक दो हमारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। कुरुक्षेत्र उद्घोष बना है, चले गाँव की ओर चले। कुरुक्षेत्र उद्घोष बना है, चलो गाँव की ओर चले। हर जन का संकल्प बना है, हर घर में अब गाय पले। हर घर का संकल्प बना है, हर घर में अब गाय पले। भक्ति है विश्वास हमारी गौ माता, भक्ति है विश्वास हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। एक दो मंगलवारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। श्री सुरभ्यै नमः। 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 गौ माता के कृपा से हम सब ये सत्र प्रारंभ करेंगे। ये सत्र में भूमि सुपोषण हम क्रम वाइज चल रहे हैं। कल उद्घाटन में हमारी भूमिका क्या है, हम जो कार्यकर्ता हैं, हम जो गौशाला चलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो हमारी भूमिका क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, उद्घाटन सत्र में इसी चर्चा जुड़ी। फिर हम गाय के लिए काम करते हैं। गौशाला है, गाय है, तो गाय प्रधानता हमारी है। तो गाय के महत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। गाय का महत्व बहुत है, बहुत लंबा है, अब तो रवि उसके बारे में बता देंगे, लेकिन कुछ चर्चा है लोगों ने कल उसके गुण के बारे में वैज्ञानिक आधार पर और हमारे जो शास्त्र ने कहा है, वेदों में पुराणों में लोगों ने कहा है, कुछ प्रयोग किए हैं, उसके बारे में चर्चा है। कल तीसरा सत्र में हमने भूमि सुपोषण के अंतर्गत खेती के विषयों पर, यानी जो हम सब जो बने हैं, गाय के दूध, दही, घी और अन्न से बने हैं, तो अन्न की उत्पत्ति में गाय की भूमिका, यानी गोबर की भूमिका। तो उस क्रम की कड़ी में अगला यह है भूमि सुपोषण। यानी कल चर्चा हो गई अन्न शुद्धि, तो सब चीज शुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन। कल चर्चा हुई जैसा मन वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। तो पूरे पृथ्वी में एकमात्र हमारा सनातन धर्म है, हम ही हैं जो सात्विकता की बात सोचते हैं और नर से नारायण बन सकते हैं, बनने की क्षमता है, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें सब डिजाइन जो बना, प्रोग्राम बना, उसको लाते हैं। उसमें एक भूमि, यानी जो भूमि जिससे अन्न हम प्राप्त करते हैं, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, उसकी तेजस, उसका ओजस, उसकी उर्वरकता, इसके लिए हम ये काम करते हैं। तो ये आपका जो सत्र अभी चलेगा, कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी जो आपको दिखाई दिया बताएंगे, इस सत्र का कल प्रत्यक्ष, अभी थ्योरी चलाएंगे, आपको सिद्धांत बताएंगे, कल आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है, सबके पास किताब है, किताब निकाल दीजिए सब। ये किताब जरूर दे दीजिए, एक्स्ट्रा है इधर किताब, एक किताब एक्स्ट्रा लग दीजिए। ये आ गया किताब, आगे एक्स्ट्रा मेरे पास तो
तो जो किताब में लिखा है वही चर्चा यहाँ हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, पहले किताब में करेक्ट कर लेंगे। तो भूमि सुपोषण, कल गो आधारित कृषि के बारे में चर्चा हुई, 3 प्रकार की कृषि है, उसमें गो आधारित कृषि की चर्चा हुई। तो गो आधारित कृषि में हम गाय के गोबर गोमूत्र से क्या क्या चीजें कैसे कैसे बना सकते हैं और कैसे भूमि का पोषण कर सकते हैं। तो सामान्यतः भूमि का जो पोषण हम करते हैं तो उसमें हम क्यों करते हैं, तो हमें चाहिए अन्न। कल चर्चा ज्यादा नहीं किया, लेकिन हमारा शास्त्र जो प्रारंभ हुआ, यानी जो हमारा चिंतन प्रारंभ हुआ, मनुष्य देव बन सके, इसकी प्रारंभ कैसे हुआ, तो मनुष्य को सबसे बड़ी समस्या अन्न की, अन्य समस्या मनुष्याणाम, मनुष्य का जन्म से ही अन्न की समस्या हुई और उस अन्न की समस्या के लिए बहुत प्रयत्न हुए। तो पृथा नाम के राजा थे और राजा पृथा ने सर्वप्रथम जब उसके मनु के इक्ष्वाकु जो मनु थे, मनु का जो पुत्र हुआ, फिर उसके बाद मरीच और सौर के इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु वंश में 6वीं पीढ़ी में ये हुए, उनका पुत्र हुआ एल नाम के एक राजा हुए। इक्ष्वाकु थे, बड़े अय्याश थे, खाते पीते बहुत पढ़ाते थे, प्रजा की बड़ी चिंता नहीं थी। तो प्रजा बढ़ गई, प्रजाओं की संख्या बढ़ गई, खाने पीने में तकलीफ होने लगी, भोजन का नहीं था, तो ऋषि लोग नाराज हो गए, तो वो सब श्राप देने के लिए राजा को जा रहे थे। उनका पुत्र था पृथा, पृथा नाम का उनका पुत्र था राजा एल का, तो युवराज था उस समय। उन्होंने ऋषियों को रोका, उनके पैर पकड़े, वो क्षमा मांगा, उसने कहा कि आप नाराज क्यों है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप प्रसन्न हो जाए, मेरे पिता को आप श्राप न दे। तो उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या है, खाने पीने की तकलीफ हो रही है, और मैं करता हूँ, मुझे आप बताइए। तो ऋषियों ने उनको बताया कि अन्न की उत्पत्ति करो, अन्न को उपजाओ। अब ऋषियों ने टेक्निक दिया उनको, तो राजा पृथा ने जो उस समय पिता के युवराज था, पिता के बचाव के लिए उसने वो काम किया। तो अन्न का आविष्कार राजा पृथा ने किया, ये हमारे चारों वेद कहते हैं, चारों वेदों में ये वर्णन है, अन्न का आविष्कार राजा पृथा ने किया। इसलिए उन्होंने बीज लाए, इन सब ऋषियों ने टेक्निक सब ऋषियों ने बताया। सामान्यतः होता क्या है, अगर कोई रॉकेट छोड़ता है तो लोग बोलते मोदी ने छोड़ा, कोई ब्रिज बनता है मोदी ने बनाया, मोदी ने नहीं बनाया, मोदी ने उसको अनुमति दी है, मोदी के कारण बना। प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं, भाई हाँ बनाओ, लेकिन बनाता तो इंजीनियर लोग हैं, बनाता तो एक्सपर्ट्स लोग बनाते हैं, सड़कें बनता है, ब्रिज बनता है, रेल बनता है, चीजें बनती है, लेकिन वो बनाने के लिए जो उसको पैसा देना पड़ता है, अनुमति देनी पड़ती है, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, कानून का नियम होता है, वो करने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है। भाई चंद्रमा में रॉकेट गया, मोदी ने छोड़ा, मोदी ने नाम भी रखा, एक ड्रॉप किया, बोला मेरा है, शिव शक्ति पॉइंट बता दिया, कब्जा हो गया उसे चंद्रमा पर। तो लोग मोदी को जानते हैं ना, ड्रॉप तो उन्होंने नहीं किया, रॉकेट तो वैज्ञानिकों ने छोड़ा, तो इसलिए राजा पृथा ने करवाया अन्न का। तो 5 प्रकार के अन्न का उत्पन्न हुआ। वेदों में चावल को व्रीहि कहा है, जो चावल है जो अन्न हम खाते हैं उसको व्रीहि कहा है। तो 5 प्रकार के व्रीहि का आविष्कार उन्होंने किया है। यजुर्वेद में भी बहुत डिटेल्स उसका वर्णन है। शुक्ल व्रीहि, श्याम व्रीहि, आयान, आशुधान, बहुव्रीहि, ऐसा 5 प्रकार का व्रीहि कहा है। शुक्ल व्रीहि यानी सफेद चावल, कृष्ण व्रीहि यानी काला चावल, बहुव्रीहि यानी ब्राउन शुगर, ब्राउन यानी जो लाल रंग का होता है, आशुधान ये आपको बहुत कीमती जो बासमती चावल जैसा होता है ना, छोटा और बहुत एनर्जेटिक होता है, और आहार यानी मोटा चावल, मोटा दाना, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, गरीब लोग ज्यादा खाते हैं उसको, सस्ता होता है लेकिन बहुत ताकत होता है उसमें, यानी मोटा गोल दाना होता है, बड़ा दाना होता है, तो सामान्यतः गरीब लोग उसको खाते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा होता है। तो ये जो 5 प्रकार के चावल का आविष्कार उसने राजा पृथा ने किया। तो पहले भूमि को साफ किया, जंगलों से सब लाया, उसको
लगाया, बहुत प्रकार के प्रयोग हुए, तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने अन्न उगाया, तो अन्न को पकाया, पकाकर खिलाया। तो पहला व्यक्ति अन्न को पकाकर खिलाने वाला व्यक्ति राजेंद्र था, इसलिए इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। तो ऋषियों ने प्रसन्न होकर राजा प्रथा को आशीर्वाद दिया और कहा कि राजन, तुम्हारे नाम से ये भूमि जानी जाएगी और इस भूमि का नाम तुम्हारा नाम से रखते हैं, और पृथ्वी इसका नाम रखा। इसलिए माता पृथ्वी पुत्रो पृथ्व्या, ये वेद में अथर्ववेद के मंत्र में है। तो अन्न, ये जो अन्न है जिससे हम हमारे इस जन्म में जो 2 किलो का था 70 किलो का हो गया, वो उसका मूल कारण है अन्न। जैसा अन्न वैसा मन, सब मैंने आपको बताया। तो अन्न बनता कैसे है? तो अन्न बनने के लिए भूमि चाहिए, और भूमि को आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसको जोतना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस है। फिर उसमें बीज डालने पड़ेंगे, बीज चाहिए आपको। फिर उसमें बीज डाल के अंदाज से नहीं चलेगा, उर्वरक देना पड़ेगा, मिट्टी की पोषक तत्व तो देने पड़ेंगे। फिर जल है, वायु है, ताप है, यानी फोटोसिंथेसिस होगा तब अन्न आएगा। यानी सूरज की रोशनी पड़ेगी, वायु का जल आएगा, पत्ते उसको पकाएंगे, उसको शुगर बनेगा, तो पूरे पेड़ में फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, उसमें फल आएंगे, बीज आएगा। ये सारे प्रोसेस करने के लिए जलवायु अपनी चाहिए, उर्वरक चाहिए। उर्वरक यानी कि उसका भोजन, पौधों का भोजन। जो बीज डालेंगे आप, ये बीज जब अंकुरित होगा तो उसको खाना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह का भी चर्चा किया था मैंने, आपको बताया था। ये जो 20-25 प्रकार के जो पोषक तत्व है, जैसे हम भोजन करते हैं तो मोटा-मोटा हमारा चावल, दाल, सब्जी होता है, 3 चीज होता है। तो चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से प्रोटीन मिलता है, सब्जी से हमको मिनरल्स मिलते हैं या विटामिन्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी था, कल अगर आपने भोजन किया तो आपको ध्यान में हो तो पापड़ भी था और चटनी भी था, तो टमाटर और मटर का मिला हुआ अलग से था, फिर करेला का भुजिया भी था, अचार भी, पता नहीं अचार में थोड़ा डाला जाता है या तो हरा मिर्च दिया जाता है। तो धीरे धीरे कोई चीजें जुड़ती जाती है, छोटी छोटी होती है। एक हरा मिर्चा होता है, एक टुकड़ा होता है अचार का, एक छोटा टुकड़ा होता है पापड़ का। पापड़ भोजन नहीं है, लेकिन भोजन में सपोर्टिव है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हमारे भोजन में जैसे होते हैं, ऐसे पौधे के भोजन में भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जिसको सिलिकॉन कल मैंने आपको बताया, कोबाल्ट बताया। ये छोटे पैमाने पर चाहिए लेकिन चाहिए। तो वो सब मिलकर के ये उर्वरक बनता है। तो भूमि पर जुताई करेंगे, फिर इसका बीज लगाएंगे, इसकी बुआई होगी, इसमें उर्वरक डालेंगे, तो अग्नि, जल, वायु के आधार पर इसका फसल होगा। जब फसल कटेगा तो अन्न आपके पास आएगा। लेकिन ये अन्न जो आएगा ये सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तामसिक होगा तो तामसिक गुण होगा, राजसी होगा तो राजसी गुण होगा, और सात्विक होगा तो सात्विक गुण होगा। यानी खाने वाला व्यक्ति का वो गुण होगा। अभी आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, भोजन करने के 3 तरीके आप मेरे घर में भोजन करने आए, मैंने 3 थाली आपका सामने भोजन में रखा। एक थाली में कच्चा चावल है, कच्चा दाल है और कच्ची सब्जी है, बैगन, भिंडी, टमाटर है, नमक है, मिर्चा है। तो चावल, दाल, सब्जी है एक थाली। दूसरी थाली में वही चावल, पका हुआ चावल है, पका हुआ दाल, गरम गरम कटोरा में, एक कटोरे में छोंक लगा, नमक लगा हुआ, एक कटोरे में दाल है, और एक बड़े कटोरे में वही बैगन, भिंडी, टमाटर सबको काट के एक अच्छा सब्जी बनाया, छोंक लगाकर गरम गरम। एक कटोरे में सब्जी, एक कटोरे में दाल और चावल गरम गरम है। चावल, दाल, सब्जी हो गया। तीसरे एक थाली है, चावल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज, एक बोतल ग्लूकोज का, एक बोतल, और दाल खाएंगे तो प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन के 50 ग्राम का एक बोतल, और सब्जी खाएंगे तो मिनरल्स बनेगा, विटामिन्स बनेगा, उसके एक बोतल 50 ml का रख दिया। क्या है, वो चावल, दाल, सब्जी है, और उसको डायरेक्ट ब्लड में दे सकते हैं, तो खाने के बाद ब्लड में जाएगा, ग्लूकोज तो ब्लड में जाएगा, विटामिन भी ब्लड में जाएगा। तो हम इंजेक्शन लगा देंगे डायरेक्ट, मुंह से खाने की जरूरत है, सीधा लगा देंगे, तो आप डायरेक्ट ब्लड में सारी तीनों चीज चला गया, चावल, दाल, सब्जी चला गया। तो 3 प्रकार से खा सकते हैं आप, कच्चा चावल, पका हुआ चावल, ग्लूकोज। आप कौन सा थाली लेंगे? पक्का? पक्का सभी के लिए?
तो आपको गरम गरम पका हुआ, गरम गरम भात, गरम गरम दाल, गरम गरम सब्जी चाहिए, तो पेड़ को आप पहला वाला या तीसरा वाला क्यों देते? आपके खेत में मई महीना में ले जा करके गोबर डाल देते खेत में, आप पड़ा हुआ दो ट्रैक्टर डाल दे रहा है, अच्छा नहीं हुआ। तब डाला मई में डाल, बरसात कब हुई? वो जून में आया, हल कब चलाया? वो जून जुलाई में चला, बीज कब डाला? जुलाई में, बरसात थोड़ा लेट हो गया था। तो गोबर कब डाला? एक महीने पहले धूप, एक महीना धूप को पड़ा हुआ गोबर क्या होगा? समझ में आया? ऐसा गोबर डाल दिया और हल चला दिया, बोला हो गया। या नहीं तो फिर क्या करते हैं, बीज लगाया और यूरिया डाल दिया डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कि आप मेरे घर में आए और मैं डॉक्टर हूं और आप मेरे पेइंग गेस्ट हैं, तो सुबह एक बोतल आपको चढ़ा दिया सलाइन, उसको थोड़ा इंजेक्शन डाल दिया विटामिन का और उसका प्रोटीन का। दोपहर को फिर आप आए, एक बोतल और चढ़ा दिया, लंच बड़ा बोतल लंच 1 लीटर वाला, और उसमें 50-50 ग्राम का विटामिन का प्रोटीन डाल दिया लंच। रात को डिनर में आए, फिर एक बोतल चढ़ा दिया, फिर लंच का। तो सुबह के नाश्ता में 75 ml और 750, और दोपहर को 1 लीटर, रात को 1 लीटर, और फिर होना चाहिए। दस को चढ़ा दिया आपको, 5 मिनट में 10 मिनट में आपका चढ़ जाता है, 10-12 मिनट में हो गया। मम्मी भूख लगी 5 मिनट, 10 चढ़ाया, हो गया खत्म। ऐसा करेंगे आपको 1 साल तक कैसा रहेगा? आप समझ नहीं पाते। अगर 1 साल तक आपको खाली 10 मिनट चढ़ाते हैं, हॉस्पिटल तो बीमार डॉक्टर लोग ऐसे करते हैं ना, बहुत तो बीमार होता है, खा नहीं सकता है, टॉयलेट नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं, घर को चलाते रहते हैं ऐसे डायरेक्ट। टाइम लगेगा नहीं, 5 मिनट में खाना हो जाता है, जितना 10 मिनट आप खाने लगता है उतने में वो पेट चढ़ जाएगा, घर में चलेगा। लेकिन डायरेक्ट ब्लड में जाएगा तो आपका दांत काम होगा, जीभ का कोई काम है, होठ का कोई काम है, गाल का कोई काम है, गले का पाइप फुट पाइप का कोई काम है, पेट का अतड़ी का कोई काम है, लीवर किडनी का कोई काम है। अब ये सब खाना पचाने की सब चीजें है ना, तो आप 1 साल तक खाली घर में डायरेक्ट डालेंगे कि सब चीजें काम करेगा आपका? नहीं करेगा। जर्मन में सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पहले में गोली लगी, तो हॉस्पिटल था, वहीं था, डॉक्टर वॉक्टर सब कैंप था वहां पर, जैसे उसको गोली लेके उठा के ले आए, डॉक्टर ने उसको फुट पाइप फट गया, गले का जो फुट पाइप था फट गया, डॉक्टर उसको ठीक कर दिया फुट पाइप को, और जैसे ही फुट पाइप को उन्होंने ठीक किया, बांध दिया उसको, तो ऊपर से तो खा नहीं सकता, ऊपर तो बांध दिया उन्होंने, तो यहाँ एक गड्ढा बना दिया इधर में, और एक फ्लैप लगा दिया, फ्लैप खोलिए, ऊपर रखिए, उस पर खाना डालिए, ब्रेड बटर सब डालिए, अंदर गया, ऊपर डाल दिया, हो गया। तो उसको प्रैक्टिस कराया और बोला कि देखो भाई खाना तो ऐसे ही खाना पड़ेगा, आप मुंह से नहीं खा सकते, बंद हो गया ऊपर, वो पाइप पूरा फट गया है, नया जोड़ नहीं सकते, तो ऊपर बांध दिया है, अब खाना आपको यहीं से खाना पड़ेगा, गले में ये खोलो, उसमें डालो खाना, बंद कर दो उसको, बस हो गया। बोला हाँ ठीक है, घर गया, बोला कोई तकलीफ होगा तो आना। 1 हफ्ते के बाद बड़े गुस्से में, डॉक्टर साहब एकदम गुस्सा में था, क्या बात हो गया? बोले क्या है, मैं आइसक्रीम नहीं खा पा रहा हूँ। बोले क्यों नहीं खा पा रहे हो भाई? बोले कैसे खाएंगे आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम का बहुत शौकीन हूँ, मेरा तो आइसक्रीम के बिना मेरा नहीं चलता है, मेरे को आइसक्रीम चाहिए। तो खाओ ना, क्या दिक्कत है, कैसे खाएंगे डॉक्टर साहब, इधर आओ बैठो। तो खोला, उसको पाइप डाला, आइसक्रीम डाल दिया उसमें, बोला हो गया। बोले क्या डॉक्टर साहब ऐसे आइसक्रीम खाया जाता है क्या? बोले कैसे खाना, मुंह से खाना है। बोला देखो ये तो बंद है, तुम खा नहीं सकते हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लाओ आइसक्रीम लो, खाओ, करो तू 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 करो, तू 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 करो, तू 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 तो बंद कर दो, हो गया। बोले मुंह का भी टेस्ट हो गया, खाना भी पेट में चला गया। बोले तो बोला डॉक्टर साहब ऐसे कैसे खा सकते हैं हम? अब सोचिए, आपके शरीर में 1 फुट पाइप हटा दिया तो खाना का क्या स्थिति हो गई। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में केवल दांत, जीभ
गला पेट काम नहीं करता है, हमारी आंखें काम करती है, हमारे कान काम करता है, हमारे हाथ काम करते हैं। खाना आते ही खाना जब परोसते दूसरे की थाली देखते, ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर आँख देखता है क्या वो क्या दे रहा है, उसमें क्या दे रहा है, ऐसे क्या है, अच्छा वो पापड़, हाँ हम पापड़ ज़्यादा लेंगे हम, अच्छा ये नहीं चाहिए मेरे को, वो हाँ ये लेंगे हम, ये थोड़ा ज़्यादा लेंगे, डबल लेंगे। रसगुल्ला तो हम 2 लेंगे। आता है कि नहीं आता है? आँख देखने से मन का लड्डू फूटता है कि नहीं? और कान में सुनाई पड़ता है भोजन तैयार है, अभी अब बैठक चल रही है, अचानक सूचना आ जाएगा भोजन तैयार है, कान में आया तो आवाज़ आते ही मज़ा आता है कि नहीं? भोजन तैयार है तो ये क्या जिसका भाषण, राघवन जी भाषण बंद करो, खाना तैयार है, होता है कि नहीं होता है? बोलते नहीं है लेकिन मन में तो रहता है खाना तैयार, अभी कहाँ भाषण कर रहे हैं, बंद करो भाई, भूख लगी जाएंगे। कान में जब सुनाई पड़ता है लड्डू बन रहा है, कान में सुनाई पड़ता है मीठा बन रहा है, तो कान में आता है तो तुरंत आँख, शरीर का नस पानी वानी शुरू होता है कि नहीं? और सुगंध आ जाए नाक में, लगता है कड़ी बन रहा है, पकौड़ी नहीं कड़ी नहीं है, कड़ी में वो पकौड़ी डाल रहा है, वो उसका सुगंध है, पड़ोस वाला बोलता है। नाक काम कर रहा है कि नहीं? और जब खाना परोसने के लिए आते हैं, माँ जब लाती है तब बच्चा तो उसी में हाथ डाल देता है, माँ बोलता है इधर रख, हाँ बोलती है ना, और ढाका, यानी हाथ भागता है खाने की ओर, जाता है कि नहीं जाता है? आपका भी होता है, परोस सामने आ गया तो आपने रोटी तोड़ कर खाना शुरू कर देते, तुरंत हाथ चले जाता है उसमें। उधर से हमारे जितेंद्र जी बोलते हैं थवो, अभी मंत्र होगा, रुको खाना नहीं, बड़े गुस्सा आता है, खाने का लगा तुम रोक रहा है। हाथ रुकता नहीं है, क्योंकि ये हाथ भी पंचमहाभूत है, यह अग्नि है, ये पृथ्वी आकाश वायु जल, ये 5 पंचमहाभूत है। और अन्न पंचमहाभूत है, ये शरीर पंचमहाभूत है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अन्न भी पूर्ण है, शरीर भी पूर्ण है, ये सारे सिस्टम पूर्ण है, सब पंचवायु पंच कोश शरीर से बना है, पंचमहाभूत है। तो ये पंचमहाभूत इस पंचमहाभूत को इस पंचमहाभूत में डालता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो हाथ काम करता है। अगर हम आपके ब्लड में चढ़ा देंगे तो ये हाथ का उंगलियों का काम है, आँख को कोई काम है, कान को कोई काम है, जीभ को कोई काम है, नाक को सुगंध का कोई काम है? नहीं है। बोतल में बंद है, कोई सुगंध नहीं। बोतल में बंद है, जीभ में कोई सुगंध नहीं, उसमें कोई भी आलू फलो नहीं कि दांत से काटा जाए उसको, उसमें कोई भी रस नहीं है, चाहे खट्टा हो मीठा हो कुछ भी, जिससे गाल उसमें से रस निकाल सके, सलाइवा निकाल सके, फूड पाइप उसको आनंद से उसको अंदर ले जा सके, ये स्थिति नहीं है। पेट में आने के बाद पचने के लिए जो रस निकलना चाहिए वो रस आई नहीं, गाल ब्लैडर काम करेगा नहीं आपका, क्योंकि उसमें जठराग्नि जो पैदा होना चाहिए, उसमें जो रस गिरना चाहिए वो गिरेगा नहीं। आपकी आंतड़ियाँ काम नहीं करेंगी, लीवर काम नहीं करेगा, गुर्दा काम नहीं करेगा, ब्लड में तो चला गया। हमने पेड़ के सिस्टम से केचुओं को हटाया। डायरेक्ट अगर यूरिया डालेंगे, जैसे मेरे खाने के सिस्टम में अगर ब्लड में जाएगा तो इन सब ऑर्गन को हमने हटाया ना भाई। ऐसे हम पेड़ को जब डायरेक्ट यूरिया देंगे, नाइट्रोजन देंगे, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम तो माइक्रोब्स का है, केचुओं का है। हमने खेत से केचुओं को हटा दिया, हमने डंग बिटल्स को हटा दिया, हमने उसमें माइक्रोब्स को हटा दिया, डायरेक्ट पेड़ के जड़ में हमने यूरिया डाला, नाइट्रोजन दे दिया, डायरेक्ट ब्लड में चढ़ाया उसका। तो पेड़ के सिस्टम से हमने चीज़ों को हटाया, पेड़ हमारे सिस्टम से चीज़ों को हटा रहा है। किडनी हटाओ, लीवर हटाओ, हार्ट हटाओ, लंग्स हटाओ, पेट हटाओ, कट कट के निकाल रहे हैं डॉक्टर्स, निकाल रहे हैं कि नहीं? हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके सिस्टम से हमने छेड़छाड़ किया, वो हमारे सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। दूसरा एक बात बताता हूँ आपको। आपके सबके घर में खाना बनाने के लिए आपके घर में एक कमरा है, क्या बोलते हैं? रसोई घर। सबके घर में है, एक खाना बनाने का घर है। उसमें उस घर में सबके खाना बनाने की सामग्रियां हैं, चावल दाल सब्जी, बर्तन, पानी, चूल्हा, सब है। और खाना बनाने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ है?
कोई खाना बनाने वाला व्यक्ति भी वहाँ है, इन सामग्रियों को उस चीज़ों से बनाए वहाँ पर। ये 3 लोग हैं तभी आपको खाना मिल रहा है, इसमें से कोई एक नहीं है तो खाना मिलेगा आपको? तीनों में से कोई एक नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है, सामग्री है। अभी कोरोना में हुआ, कोरोना में अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर के लोग, सामान करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं, खाना बनाने वाले आई नहीं, कोरोना में बंद हो गया। एक कमरे में भाई साहब हैं, एक कमरे में बहन जी हैं, और कमरे में ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, खाना नहीं बना सकते, भूखे, हालत ख़राब है। पैसा है, फ्रिज में सामान सब पड़ा, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। फ़ोन करते, राघवन जी 2 दिन से खाया नहीं है, बहुत बुरा हाल है, कुछ खाना की व्यवस्था करिए। होटल वोटल है ही नहीं, तो खाना बनवा के भिजवाया घर उनका, दे के आया घर में, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे, बोला नीचे से ठेलिए बोलते। हमने कहा था खोल दरवाज़ा, मेरे को डर नहीं है मरने का, तो तुम भी डरना मत, तुमको भी कुछ नहीं होगा, लो खाना दे के आया उसको। कुत्ता है क्या, फेंक कर देंगे आपको खाना हम? सम्मानित व्यक्ति हो, प्रिंसिपल हो, एक स्कूल के, इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हो, और आपको मैं ऐसे कैसे खाना दे सकता हूँ? नहीं आप वहाँ फेंक के जाइए, वहाँ से ऐसे कैसे फेंक के जाएंगे हम? रोए, बोले कैसे बनाया? मैंने कहा कि खाना बनाने वाले को रखा है और खाना बन रहा है वहाँ पर 500, आप जैसे 500 लोगों का खाना बन रहा है और पैकेटिंग करके 500 लोगों को भेज रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक लगे, सेवा भारती सेवा विभाग काम कर रहा है इसको। बोले राघवन जी मेरे पास बहुत चावल पड़ा है, सब ले जाइए आप, गैस सिलेंडर पड़ा ले जाइए आप, बनाइए खाना सबके लिए। पैसा कितना चाहिए ले लीजिए आप, 2 लाख रुपये ले लीजिए, 1 लाख रुपये ले लीजिए। दिया लोगों ने, गैस सिलेंडर दिया, खाना चावल बनाए, सबके घर घर पहुँचाए हम लोग। तो खाना बनाने वाला नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा आपको, सब सामग्री होने के बाद भी। सामग्रियाँ है, खाना बनाने वाला जगह नहीं है बनाने का, तो खाना बनेगा? नहीं बनेगा। अभी लखनऊ में कार्यक्रम था हमारा, ऐसे एक बड़ा हॉल था, बस हॉल था, सड़क थी सामने में, और लोग आ गए, जलपान का क्या है? तो वो बोला भाई साहब मैं तो सुबह 6 बजे से आ गया हूँ, सामान सब सड़क पर रखा हुआ है, बनाएंगे कहाँ? गाड़ियाँ आना जाना कर रही है और हॉल है, बस एक हॉल है, इतना ही है। अब हॉल के अंदर खाना नहीं बना सकता वो, और सड़क पर सामान लेकर खड़ा है, बोला 6 बजे से मैं हूँ और 8:30 बजे हम पहुँच गए, जलपान दो। अभी कहाँ से देगा वो? बनाएगा कहाँ? जगह ही नहीं है। तो बनाने का जगह चाहिए, फिर सामग्री चाहिए, चावल दाल सब्जी सब चीज़ चाहिए ना, मसाला तेल, चूल्हा बर्तन पानी। तो हमारे घर में जैसे 3 चीज़ें हैं तब हमको खाना मिलता है, ऐसे पेड़ का भी ये 3 चीज़ है। पेड़ का खाना बनाने का घर कौन सा है? पेड़ का घर कौन सा है? जमीन है, मट्टी है। दूसरा, उसको खाना कौन बनाता है? केचुआ बनाता है, माइक्रोब्स बनाता है। भाई पेड़ तो गोबर नहीं खाता है, गोबर को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके उसको फिक्सिंग करने का काम केचुआ और माइक्रोब्स करते हैं। आप चावल खाते हो क्या? कच्चा चावल आपके घर में आ गया, आप खा लेते हो क्या? क्या करते हो उस चावल को? उस कच्चा चावल को घर में माताजी, बहन जी, पत्नी बनाती है, वो उसको सीजन करती है, उसको सिजाती है, तब वो हम खाने के लायक बनता है हमारा। तो जो गोबर हम डालते हैं, जो खाद हम डालते हैं, उसको वहाँ केचुए माइक्रोब्स पकाते हैं उसको, और वो तब पेड़ को खाना मिलता है। वो तो मार दिया हमने, यूरिया DAP डाल के सब केचुओं को मार दिया, माइक्रोब्स को मार दिया, मर गए वो तो पेड़ को खाना कैसे मिलेगा? और तीसरे बड़ी बात, वहाँ जो सामग्री, जैसे हमारे घर में चावल दाल सब्जी तेल मसाला है, वैसे उस खेत में क्या चीज़ है? सामग्री क्या है? डालते हैं क्या? खेत में आपके केचुए हैं, खेत में आपके माइक्रोब्स हैं, आपका मिट्टी भी है, पेड़ भी है, लेकिन आप उसको सामग्री देते हैं क्या? उन केचुओं को, उन माइक्रोब्स को, भाई खाना बनाओ पेड़ को दो, देते हैं क्या आप उसको? नहीं देते। वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब ये 3 चीज़ आप देंगे तब पेड़ को खाना मिलेगा। तो हमारा शास्त्र कहता है जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य कारणम। जीवो जीवस्य भोजनम मतलब एक दूसरे को मारकर खाना नहीं। हमारा शास्त्र ये कहता है, यानी जो ब्रह्मा जी के जो टेक्निक है, जिसको कहा गया कि ब्रह्म रहस्य को जानना, ब्रह्मा ने बहुत बढ़िया से व्यवस्था बनाया है। एक का वेस्ट दूसरे के लिए बेस्ट किया है। गाय अच्छा घास अच्छा से खिलाएंगे आप गाय को, बढ़िया उसका भोजन कराएंगे, गाय स्वस्थ होगी, उसका भोजन अच्छा होगा,
गाय प्रसन्न रहेगी तो उसका दूध अच्छा आएगा। होगा कि नहीं होगा? गाय को भरपेट खाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम देते हैं क्या? सोचो, हमारे गाय को हमको भरपेट अच्छा से ठीक से अच्छा खाना, स्वस्थ खाना देना चाहिए कि नहीं? जैसे मुझे चाहिए अच्छा चावल दाल सब्जी बढ़िया चाहिए, वैसे गाय को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने गाय को अच्छा भोजन कराइए, चिंता करिए, प्रसन्न उसको कम रखिए। गाय 100 रखने की जरूरत नहीं है, जितना आप, लेकिन 10 रखिए, लेकिन ढंग से खिलाइए उसको, अच्छा भोजन कराइए उसको। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? क्योंकि गाय स्वस्थ रहेगी, उसको भरपेट भोजन मिलेगा, वो आनंद रहेगी गाय, तो फिर उसके गोबर अच्छे मिलेंगे हमको, उसके दूध अच्छे मिलेंगे हमको, उसके गोमूत्र अच्छे मिलेंगे, दूध का दही घी बनाकर हम खा लेंगे और गोबर का खाद बनाकर मिट्टी को खिला देंगे, उसका गोमूत्र का बनाकर मिट्टी को खिला देंगे, बचा हुआ जो दूध दही कुछ भी बचा होगा उसको भी मिट्टी को खिलाएंगे हम। तो मिट्टी को खिलाना यानी केंचुओं को खिलाना, यानी गाय का गोबर गाय के लिए वेस्ट है, लेकिन केंचुओं के लिए बेस्ट है, उसका अच्छा उत्तम भोजन है, केंचुओं का अच्छा खाना मिलेगा। केंचुओं का जो मल है, उसका जो कास्ट निकलता है वर्म कास्ट, वो वर्म कास्ट जो है वो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, जिसको माइक्रोब फिक्स करते हैं, पेड़ को खाना मिलता है। यानी केंचुओं का गोबर केंचुओं के लिए वेस्ट है, लेकिन पेड़ के लिए बेस्ट है। और पेड़ को जब अच्छा खाना मिलता है तो बढ़िया पत्ते होते हैं, डालियाँ बहुत होती है, फूल बहुत होते हैं, फल बहुत होते हैं। तो पेड़ का गोबर क्या है? पेड़ का गोबर उसके फल हैं। आपने धान लगाया, आपने धान नहीं काटा, तो धान का क्या होगा? पकने से सूख जाएगा, बिखर जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, पानी में बह जाएगा, उसका तो वेस्ट है। अमरूद का पेड़ है, अमरूद पक गया, कोई तोड़ नहीं रहा है, तो क्या होगा? गिर जाएगा, बह जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, वेस्ट है उसका। हम सब वेस्ट मैनेजमेंट में जी रहे हैं। गाय का गोबर गाय के लिए वेस्ट, केंचुओं के लिए बेस्ट, केंचुओं का गोबर केंचुओं के लिए वेस्ट, पेड़ के लिए बेस्ट, पेड़ का गोबर पेड़ के लिए वेस्ट, हमारे लिए बेस्ट। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य कारणम। हम सब एक दूसरे के कारण जीवित हैं, हम सब एक दूसरे के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। यही ब्रह्मा जी का रहस्य है। ब्रह्मा जी ने बहुत बुद्धिमत्ता से गाय के गोबर को केंचुओं के लिए, केंचुओं के गोबर पेड़ के लिए, पेड़ का गोबर हम सब जीव जंतुओं के लिए बनाया है। बस हमारा काम ब्रह्मा का जो करना है वो काम करना है हमको। गाय को अच्छा भोजन कराओ, केंचुओं को अच्छा भोजन कराओ, पेड़ को अच्छा भोजन कराओ। तो इन तीनों का भोजन की व्यवस्था आपको करनी है, ये किसान का काम है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जो कृषि सूक्त लिखा है अथर्ववेद में, तो उन्होंने कहा अन्नदाता, और उन्होंने कीनाश कहा है। जो शब्द का प्रयोग है वेदों में वो कीनाश है, किसान नहीं है। जो हल चलाता है, और वो विश्वामित्र जी ने मरुत गण को बुलाया। जब पहली बार वो हल चला रहे थे, उन्होंने कहा ए इंद्र आ जाओ। वो मंत्र में कभी मौका होगा आपको दिखाऊंगा, पीपीटी है मेरा उसके पास, उसका डिटेल्स कभी बताऊंगा आपको। लेकिन उन्होंने मरुत गण को पहला कीनाश बनाया। 49 है, 7 है, 1 का 7, 7 का 7, 49। तो ये 49 जो मरुत गण थे वो पहला हल चलाए, पहला खेती की उन्होंने। तो इसलिए उसको कीनाश कहा। की यानी भूख, नाश यानी नष्ट करने वाला। भूख को नष्ट करने वाला को कीनाश कहा है। और वो कीनाश का एक नाम विश्वामित्र जी ने अन्नदाता कहा है। और कहा कि इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में अन्नदाता है। कश्यप ऋषि ने तो राजा को कहा है, जिस राज्य में कीनाश प्रसन्न है वो राजा प्रसन्न रह सकता है। अगर उसके राज्य में अगर कीनाश अगर दुखी है, यानी किसान अगर दुखी है, तो राजा दरिद्र रहेगा, भीख मांगना पड़ेगा उसको। कितना भी सोना हो जाए उसके पास, कितना भी सेना हो जाए उसके पास, लेकिन उसको भीख मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अन्न से तो जीवन है। तो ये जो अन्न है, इस अन्न को समझने की जरूरत है। इसलिए आप जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, अध्ययन करिए, समझिए, जानिए और भोजन के तकनीक को समझिए,
जैसे हम सब गाय से बने हैं, हम सब भूमि से बने हैं, तो गाय और भूमि की आराधना करिए, इन दोनों को ठीक करिए। इनके भोजन से आप सारे चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। इन दो चीज़ से पूरी सृष्टि की संरचना कर सकते हैं। गावो विश्वस्य मात्रा ऐसे नहीं कहा है, गाय पूरे विश्व को पोषित कर सकती है। तो इसलिए अन्न ये महत्वपूर्ण है और हम गो आधारित कृषि से अन्न उत्पन्न के विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको एक बार देखिए। खेत तैयार करते समय भूमि का पोषण ये भरपूर देना चाहिए। जब आप खेती करते हैं, कल किसी ने प्रश्न पूछा कि इतना यूरिया है, इतना ये है, उसमें तो तुरंत नहीं होता है। तो अभी एक प्रोटोकॉल मेरे चल रहे देश भर में। जिस खेत में यूरिया बहुत डाला गया और खेती नहीं हो रही है, वहाँ तुरंत फसल लेना है, तो आप उसमें 1 एकड़ में 300 गड्ढे करिए, 10 फीट गहरा, 9 इंच चौड़ा, 9 इंच चौड़ा 10 फीट गहरा गड्ढा करिए, 300 गड्ढे 1 एकड़ में, 5-5 मीटर की दूरी पर। और उसमें गोबर को, जो जैविक खाद है, जो गोबर खाद है, उसको ठूस दीजिए उसमें, या इवन सामान्य गोबर को भी, पुराना गोबर 6 महीना 1 साल पुराना जितना गोबर है खेतों में इधर उधर जहाँ जहाँ पड़ा सब उठा कर लाइए, उन गड्ढों में ठूस ठूस के भर दीजिए। उसमें जीवामृत डाल दीजिए उसके ऊपर से सभी में 10-10 जो जीवामृत अभी बताएंगे आपको हम, 1-1 में डाल दीजिए। 300 बार डालना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर में 2 ट्रॉली या 3 ट्रॉली जो है, यानी 5 टन जो है, आप उसके ऊपर में फार्म यार्ड मैन्योर, यानी जो गौशाला के जो साफ सफाई करने के बाद जो गोबर कचड़े वगैरह इकट्ठे होते हैं, वो डाल दीजिए। एक बार करना है। उसके बाद आप फसल चलाइए। उसमें पहला ही साल में पहला ही क्रॉप आपका पहले से अच्छा आएगा। तभी करीब करीब 300 किसान कर रहे हैं भुज में। हमारे मेघजी भाई हिरानी जो प्रांत संयोजक है, उन्होंने अपने घर में किया, 300 गड्ढे किए और उसमें डाला किया। वहाँ पीएच था 9 उनका, 8.2 था, मैंने 9.2 था। पहली बार में 7.2 आ गया, 3 महीने में। अब फसल दुगना हो गया पहली बार में। तो फिर कभी बताएंगे। तो खेत तैयार करते समय आपको पहली बार भरपूर फसल देना पड़ेगा। कम से कम अगर आपका खेत ऑर्गेनिक है, पहले से ही गो आधारित कृषि है, तो हर बार फसल करते समय 500 किलो आपको गोबर खाद डालना चाहिए। कितना? 500 किलो। कितना भूमि पर? 1 एकड़ पर। 1 एकड़ पर 500 किलो आप जब खेत तैयार करते हैं, बीज डालने के पहले आषाढ़ महीने में, उस समय जरूर डालें। अभी बोलेंगे भाई साहब 500 किलो खाद तो बहुत होता है, तो गाय रखो ना, साल भर से गोबर आपके पास मिलेगा। रोज 10 किलो गोबर इकट्ठा करो, खाद बनाओ और इकट्ठा करो खाद को, और 6 महीने में डालो एक बार। 4 महीने का फसल आपको 2 फसल लेते हैं, तो 2 बार आप बना के रखो, डालते जाओ उसमें। वो तरीका बताएंगे आपको। तो पहली बार खेत तैयार करते समय आपको भरपूर फसल, इससे आपको फसूल के आरंभ से अंत तक ये काम करेगा। यानी जो 500 किलो आप डालेंगे, ये आपका स्टॉप गैप होगा जो लास्ट तक चलेगा, फसल होने तक चलेगा। और उसके ऊपर में कल्टीवेशन करना, तब बीज डालना। लेकिन आपने बोआई कर दी, धान बोआई हो गई या बीज डाल दिया, हल चल गया, इतना से काम नहीं चलेगा। बीच बीच में आपको बूस्टर डोज देने पड़ेंगे, अभिवर्धक खुराक देने पड़ेंगे। ये अभिवर्धक खुराक क्या है? तो अभिवर्धक खुराक जो है, ये आपको, जैसे अभी उदाहरण के लिए, सुबह आपने चाय पिया 6 बजे, 6:30 बजे, आज थोड़ा लेट हुआ शायद मेरे ख्याल से, सिटी कुछ 6:45 बजे बज रहा था। चाय कितने 6 बजे मिला क्या? 6:30 बजे, वो 5:30 बजे चाय पिला दिया। अच्छा अच्छा, ये सिटी लेकिन जो बजा था वो 10 मिनट पहले बजा था, 7 बजने का। बैठक के लिए, अग्निहोत्र के लिए बजाया था। अच्छा, हमको लगा कि क्योंकि मेरे को 6:30 बजे मेरा दूध आया, तो मुझे लगा कि आप लोग को भी वही समय आया होगा। तो 5:30 बजे ही चाय पी ली आपने। देखिए, यानी खेत तैयार होने के पहले ही एक ट्रिप मार दिया आप लोगों ने। तो सामान्यतः दोपहर का भोजन और रात के भोजन के बीच में आप लोग कुछ खाते हैं कि नहीं? दोपहर को भोजन किया, रात को भोजन करेंगे, तो शाम को कुछ खाते हैं कि नहीं? चाय वाय के साथ कुछ
भजिया वजिया, थोड़ा कुछ मिक्सचर विक्चर, कुछ मुड़ी उड़ी, ये बूस्टर डोज है। और अभी शायद मेरे ख्याल से चाय वाय होगा शायद, फिर अभी है कि नहीं मालूम नहीं। अभी ये सत्र छूटेगा तो है कि नहीं, है क्या कोई व्यवस्था में दुलार जी? है। तो इसको बोलते हैं बूस्टर डोज। यानी आप लगातार मेरे भाषण सुन रहे, एकदम ध्यान से सब सुन रहे, लिखना पड़ रहा है, तो ये जो एनर्जी है उसको बनाए रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए हमको बीच बीच में बूस्टर डोज देने पड़ते हैं। इसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे। और उपचार भी करना पड़ता है। अचानक गर्मी पड़ गई, अचानक ठंड हो गया, अचानक बारिश हो गया, तो पौधे बीमार पड़ जाते हैं, तो पौधे को उपचार भी करना है। तो आपको सुपोषण 3 प्रकार से करने पड़ेंगे। एक तो इनरिचमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो भूमि का पोषण करना पड़ेगा, फिर एक अभिवर्धक खुराक देने पड़ेंगे और भूमि का उपचार करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ है। हम ये 2 चीज़ अभी आपको सिखाएंगे, ये वाला भी बताएंगे समय लेकर के, ठीक है। खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता वृद्धि करने के अनेक प्राकृतिक उपाय हैं। आप लोग बनाते हैं, आप लोग भी कई लोग बनाते हैं। कितने लोग जैविक खाद बनाते हैं? हाँ। और जीवामृत, कितने लोग जीवामृत बना रहे हैं? हाँ। अमृत पानी तो बना रहे हैं, जीवामृत, अमृत पानी, जैविक खाद सब बना रहे हैं। अलग अलग विधि है, अलग अलग प्रकार है, 50 प्रकार के लोग बनाते हैं। तो वो सब काम कर रहा है, उसका भी प्रयोग हो रहा है, सफलता मिल रही है। इसलिए मिट्टी के प्रकार, विविध प्रकार होने से, केचुए भी होने से, हमको फसलों की वृद्धि की गुणवत्ता के लिए केचुए और माइक्रोब्स जो है सूक्ष्मजीवी, ये सूक्ष्मजीवी और केचुए, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज करना है। थंब रूल ये है। अब कोई भी खाद बनाइए, किसी प्रकार का खाद बनाइए, लेकिन खाद बनाने में जो अभी जैसे पूरे भारत में कॉमन क्या, खाने में कॉमन क्या है बताइए? चावल और गेहूँ। पूरे भारत में या तो लोग चावल खाते हैं तो गेहूँ खाते हैं, कॉमन है कि नहीं? लेकिन जो रोटी आप बनाते हैं, जो रोटी पंजाब बनाता है, जो रोटी गुजरात बनाते हैं, एक ही है क्या? अलग अलग है कि नहीं? गुजरात के रोटी जो बनाते हैं उसको ठेपला बोलते हैं, पंजाब के रोटी बनाते हैं और राजस्थान के लोग रोटी बनाते हैं। चीज़ तो गेहूँ से बनता है ना जी। तमिलनाडु के लोग भी रोटी बनाते हैं, लेकिन आपका रोटी और जैसे डोसा आप बनाते हैं ना, तमिलनाडु का लोग डोसा बनाते हैं और आपका डोसा बनता है, या वो इडली बनाते हैं, आप इडली बनाते हैं। अंतर है कि नहीं? ऐसे ही चावल से सब चीज़ बनता है, सभी चीज़ चावल और गेहूँ से बनता है, लेकिन अपने अपने स्थान और परिस्थिति के अनुसार जैसे हमारे बदलते हैं, ऐसे ही जैविक खाद बनाने वाले लोग भी पूरे भारत में बहुत प्रकार का है। लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन क्या है खाद बनाने में? गाय का गोबर। तो बस आप इतना ध्यान रखना, गाय का गोबर है कि नहीं है, गाय का गोमूत्र है कि नहीं है, और कोई जो चीज़ें गुड़ वगैरह बताया वो कॉमन है कि नहीं। विधि कैसा भी हो सकता है कि नहीं? रोटी बनाने के लिए गेहूँ चाहिए, ये मुख्य है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रोटी जो है वो किसी आम से रोटी बन रहा है, होता है क्या? अमरूद से रोटी बनता है, ऐसा होता है क्या? नहीं है। रोटी तो गेहूँ से ही बनेगा, लेकिन अलग अलग प्रकार होते हैं उसमें, कोई कुछ मिलाता है, कोई बोले राघवन जी आपको मटर, अभी मैं आ रहा था ट्रेन में तो हमारे विनोद तिवारी जी ने हमको मटर का ये दिया, सत्तू, बोला सत्तू नहीं भरा है, मटर भर के दिया है। तो अब मटर वाला रोटी बना है और उसको मटर को ये करके उसमें लगा कर ऊपर में करके वो दिया, खाया अचार के साथ, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो सत्तू भरते हैं कुछ लोग उसमें आलू भरते हैं, आलू पराठा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें बनती है। तो इसलिए अनेक प्रकार से लोग बना रहे हैं। इसलिए यहाँ हम बूस्टर डोज की बात करेंगे और कुछ बिंदु इसको देंगे। इसको लिखिए, जीवामृत प्रकार 1, इसको लिखिए। आप किताब खोलिए, सब लोग पहले किताब खोलिए सब, जिसमें लिखा है जीवामृत प्रकार 1 लिखा, देखिए। पेज नंबर 5, उसमें लिखा देखिए, 20 लीटर मिट्टी का घड़ा यहाँ है, यहाँ देखिए है ना। फिर लिखा है 10 किलो ताज़ा गोबर, यहाँ लिखा 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर। फिर तीसरा लिखा है 10 लीटर ताज़ा गौमूत्र, ये भी ताज़ा गौमूत्र। 1 किलो बेसन लिखा है और आधा किलो गुड़ लिखा है। ये जीवामृत 1 सबकी किताब में है, इसको पेन से टिक मारिए।
अपने यहाँ से आपको ठीक है तो टिक मारिए, मार लिया। अब इधर देखिए, अब बनाने का विधि देखिए, उसमें लिखा है बनाने का विधि, लेकिन यहाँ देखकर समझिए। आप बनाने का विधि को यहाँ देख करके समझ लीजिए, ठीक है। एक मिट्टी का घड़ा लेंगे। जितेंद्र जी ये सामग्री सब कल चाहिए। जितेंद्र जी कहाँ है? हाँ, और जितेंद्र जी के साथ कौन रहेंगे? 4 लोग, हाथ उठाइए। हाँ, एक आप हो गए, आप इधर मेरी तरफ देखिए, 2 हो गए, और कौन है? हाँ 3, आप 4, आप भी 5, उधर पीछे एकदम उठाए 7। तो आप 7 लोग को जरा 7 लोग खड़े हो जाइए भाई आप लोग। हाँ जितेंद्र जी आप जरा सबको 7 को देख लो, नाम लिख लो। कल प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे, ठीक है। ये सब सामग्री आपका तैयार चाहिए, आज रात को तैयार चाहिए, मेरे को दिखा देना सामान, ठीक है। बैठो, तो कल प्रैक्टिकल आपसे करवाएंगे, आप 7 लोगों से कराएंगे, ठीक है। तो मिट्टी का एक घड़ा लेंगे और 20 किलो गोबर का इसमें है, गुड़ है। 1 किलो गुड़ को आधा किलो गुड़ को 1 लीटर गोमूत्र से घोल बना लेंगे। फिर बेसन है, 1 लीटर गोमूत्र से आधा मैंने 1 किलो बेसन को, ये उपचार का है, ये जो है उपचार है। सबसे पहले घड़े में डाल देंगे 10 किलो गोबर और 5 लीटर गोमूत्र से इसको पहले हाथ से सानेंगे। कल आपको करके दिखाएंगे। पहले क्या करेंगे, 10 किलो गोबर को डाल दिया उसके अंदर और 1-1 लीटर गोमूत्र डाल करके 5 लीटर तक डाल करके उसको पूरा पेस्ट बना देंगे। और बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जो घोल बना था बेसन का, वो घोल को इसमें डाल देंगे। आधा लीटर गोमूत्र से बेसन को इसको साफ करेंगे, बाल्टी को साफ करके, इसमें बहुत बेसन है अभी, उसको भी इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुड़ का घोल 1 लीटर गोमूत्र में आधा किलो गुड़ का घोल को घोला है, उसको इसमें डाल देंगे और आधा लीटर गोमूत्र से इसको भी साफ करके इसमें डाल देंगे। हाथ से फिर मिलाएंगे। तो अभी भी आपके पास में 2 लीटर गोमूत्र है, 5 लीटर आपने गोबर में डाला, 1 लीटर आपने गुड़ में डाला, 1 लीटर आपने बेसन में डाला। आधा लीटर बेसन में साफ करके वापस डाल दिया, आधा लीटर गोमूत्र इसको साफ करके डाल दिया, तो कितना खत्म हुआ? 8 लीटर, 2 लीटर बचा है। हाथ से पहले मिलाइए। हाथ से मिलाने के बाद में 1 लीटर गोमूत्र से हाथ धो के बाहर निकाल लीजिए। फिर लकड़ी से एक मोटा लकड़ी, हाथ के जितना मोटा लकड़ी, इतना मोटा लकड़ी, एक लंबा लकड़ी 3 फीट का निकाल लेना। कल एक लकड़ी भी रखना। तो उसको लकड़ी से घुमाएंगे, हाथ से घुमाएंगे, फिर लकड़ी से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा से घुमाने के बाद कपड़ा बांध देंगे और कपड़ा बांधकर 7 दिन तक रखना है। कितना दिन रखना है? और उसके बाद इसको 100 लीटर पानी मिलाना है और 1 एकड़ जमीन में इसको छिड़काव करना है। क्लियर? समझ में आया? किसको समझ में आ गया? हाँ, आप खड़ा हो जाओ, बताओ जरा एक बार। जीवामृत प्रकार 1। सर्वप्रथम एक घड़े का मटका लेना है और उसमें अपन 10 लीटर गौमूत्र लेना है, 10 किलो गोबर लेना है, बेसन लेना है, गुड़ लेना है। सभी को मिक्स करने के लिए, घोलने के लिए, जिससे गुड़ को 1 लीटर गौमूत्र में घोल के उसमें सभी को आपस में घोल के मटके में डाल देंगे और जो हाथ जैसे गीला रहेगा उसको भी साफ करके उसमें। हमको देखना नहीं, बोलना है। आगे क्या करना है उसके बाद? फिर उसको अपन 1 हफ्ता रखेंगे और 1 हफ्ता रखने के बाद फिर ऐसे रखेंगे। 1 एकड़ खेत में छिड़काव करेंगे। कपड़ा बांधना, पहले हम क्या करते थे, जब हम 25 साल पहले सिखाते तो ढक्कन रखते थे, तो ढक्कन रख दिया उसको ऊपर में, लेकिन कीड़े आते हैं, मीठा मीठा रहता है, गुड़ उड़ रहता है, तो कीड़े बड़े आते हैं खाने के लिए उसको। तो उसको खाने के लिए मेंढक आता है, छिपकली आता है, गिरगिट आता है, सांप आता है, चूहे को खाने के लिए सांप आता है। तो वो कीड़े तो अंदर घुस जाते हैं, तो वो मेंढक उसको ढक्कन को ठेल ठेल के वो भी अंदर घुसता है, लेकिन गिर जाता है। तो मेंढक गिर गया, चूहा गिर गया तो वापस नहीं आ पाता, लस होता है वो तो, और फिर वहाँ ऑक्सीजन है नहीं, मीथेन गैस है, वो मर जाता है। तो शुरू में जो हमने घड़े खोले निकाले तो बहुत मेंढक मरा हुआ मिला, चूहे मरे हुए मिले, छिपकली मरे हुए मिले मेरे को उसमें, क्योंकि वो गिर गया तो अंदर वापस नहीं आ पाता है और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण मर जाता है वो। तो उसके बाद फिर सोचा भाई क्या करें, फिर मट्टी वट्टी लगाने कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो चला नहीं। तो सबसे उत्तम है कपड़ा बांधना। घर में पुराने कपड़े होते ही हैं,
तो हमको सभी घड़े को कपड़े से बांधना। कपड़े बांधने से क्या फ़ायदा है, एक तो गैस निकल जाएगा, जब हम उसको बंद करते हैं, एयर टाइट करते हैं तो फट जाता है कई बार, क्योंकि अंदर में बहुत गैस हो गई और घड़ा पतला है तो टूट गया घड़ा, क्योंकि गैस ने घड़े को फाड़ दिया, तो पूरा बह के निकल गया, बेकार हो गया सामान। तो इसलिए कपड़ा बांधने से आपको गैस निकल जाएगा, दूसरा कोई कीड़ा अंदर गिरेगा नहीं, तो आपका वेजिटेरियन रहेगा मामला, नॉन वेज नहीं हो बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जीवामृत प्रकार 2। अभी निकालिए पेज 5, पेज नंबर 5, जीवामृत 2 लिखा हुआ देखिए, जरा पढ़िए, कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के पढ़िए। जीवामृत 2 20 लीटर वाला एक मिट्टी का घड़ा लेना है, इसमें 10 किलो ताज़ा गोबर, 10 लीटर ताज़ा गौमूत्र, 1 किलो पका हुआ केला और आधा किलो गुड़। कहाँ है 5? ये है ना, 5 नंबर। हाँ, हम 10 नंबर निकाल दिया, इसलिए गड़बड़ हुआ। हाँ ठीक है, हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी बैठे। तो यहाँ लिखा है देखिए, मिट्टी का घड़ा, ताज़ा गोबर, ताज़ा गौमूत्र, पका हुआ केला या अन्य फल 1 किलो, कोई भी ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, नारियल का ये ले लीजिए, आपका आम भी हो सकता है, कटहल हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है, कि पका हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए। तो बनाने का विधि देखिए एक बार, ये सारे सामग्री हो गई, घड़ा हो गया, गोबर, इस प्रकार का गोबर होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, वो गोबर अच्छा मैंने देसी गाय का हो, गौमूत्र है, केला है, गुड़ है। अब बनाने का विधि देख लीजिए, सेम है। एक मिट्टी का घड़ा लेंगे, 10 किलो गोबर उसमें डालना है और 5 लीटर गौमूत्र से उसका पेस्ट बना देना है। फिर उसके बाद में 1 लीटर गौमूत्र में आधा किलो गुड़ का घोल बनाकर उसमें डालना है। फिर उसके बाद केले को अच्छी तरह से मसल देना है, इस प्रकार से मसल दीजिए और इसको मिला दीजिए और गौमूत्र से उसको साफ़ कर लीजिए। हाथ डाल करके मिलाइए, मैंने बचा हुआ गौमूत्र भी डाल दीजिए, फिर हाथ से मिलाइए और हाथ साफ करने के बाद लकड़ी से इस प्रकार घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और लकड़ी से अच्छी तरह घुमाने के बाद फिर इसको कपड़ा बांधिए। कपड़ा बांधने के बाद कितना दिन रखना है? 7 दिन। 7 दिन के बाद क्या करना है? 100 लीटर पानी मिलाना है और 1 एकड़ खेत में आपको इसको डालना है। ठीक है, कौन कौन समझ गए? हाँ आप जरा बताइए। जो आपका फसल लगा हुआ तब डाल सकते हैं, 20-20 दिन के अंतराल पर डालना है। पहला वाला जो बताया था वो आपका उपचार था, मिट्टी का उपचार था, एक फसल में एक बार डालना है उसको, शायद लिखा है इसमें लिखा है, देखिए तो। हाँ, इसे अपने खेत में प्रति फसल एक बार ही प्रयोग करें और 3 वर्षों के बाद इस बेसन घोल का उसी खेत का प्रयोग नहीं करें, अन्य प्रकार के जीवामृत का प्रयोग करें। ठीक है, वो उपचार के लिए है, यानी जिसके घर में, जिसके खेत में लगातार उर्वरक डाला गया है, यानी यूरिया डीएपी का यूज़ हुआ, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। ढीला कर देगा, मिट्टी जो कड़क हो गया है उसको ढीला कर देगा। अब बताइए जीवामृत 2 सबको 20 लीटर वाला जो खड़ा, 20 लीटर जो उसमें आ जाए उसे खड़ा लेना है और 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो बेसन और बेसन नहीं, 1 किलो बेसन तो नहीं देना। हम बहुत आगे बढ़ गए। पहले जो हम पहले गुड़ डाला था उसके जगह इसमें केला डालना है, हर चीज का मिठास डालना। गुड़ के जगह में नहीं, बेसन के जगह में। गुड़ तो रहेगा। बोलिए, ठीक है, बैठे। थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए कभी कभी एक बार सभी लोग जरा ठीक से बैठ जाइए। और दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाइए और चुटकी बजाइए, 1 2। रुकिए, मैं एक साथ बजाना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक साथ आवाज आना चाहिए, एक साथ बजना चाहिए। मैं बजाऊंगा उसके बाद बजाना, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अभी थोड़ा नींद कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत नींद हुआ तो ठीक रहेगा। हाँ, अभी जरा प्रेजेंट में रहिए, है ना। अभी लिखिए जीवामृत प्रकार 3, इसी में पढ़ना 6 में होगा शायद, देखिए पेज क्रमांक 6, 3 में ही है। जीवामृत प्रकार 3 6 में है ना। हाँ, जरा इसमें देखिए जीवामृत प्रकार 3 में कोई एक खड़ा होकर पढ़िए, कोई एक फटक से खड़ा होकर पढ़ लीजिए इसको। हाँ पढ़िए, पीछे में खड़े होते। घड़ा होगा 20 लीटर, 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा, 10 किलो दही, 1 किलो या आप देख के भी गलत पढ़ रहे हैं, 10 किलो लिखा है क्या दही? 10 लीटर दही, हाँ। 1 किलो या फिर दर्जन पका हुआ केला, आधा किलो गुड़। हाँ, हड़बड़ा नहीं, आराम से पढ़ना। क्या हो रहा है, देखते कुछ है, सोचते कुछ है, पढ़ते कुछ है, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इसमें 10 लीटर दही, 10 किलो दही बोल दिया बेटा। तो यही चीज़ है, मिट्टी का घड़ा है 20 लीटर का, ताज़ा दही है 10 किलो और पका हुआ केला 1 दर्जन, गुड़ है 500 ग्राम। यहाँ दही दिख रहा है आपको, गुड़ दिख रहा है, पके हुए केले दिख रहे हैं। पके हुए केले की जगह में आप या तो एकदम पका हुआ पपीता, गला हुआ पपीता समझ लीजिए, या गला हुआ आपका ये सब जो भी है, आम वाम, कई बार यहाँ आपका चूसने वाला आम बहुत होता है रस, उसको भी निचोड़ के रस निकाल के उसका भी उपयोग कर सकते हैं, फेंक देते हैं। बेर बहुत पका हुआ एकदम बेर होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो ये सब आपको फ्लोरटस का काम करता है, यानी मीठापन रहता है, ये काम आएगा। लेकिन 1 किलो वजन उसका कुल मिला के होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा भी होगा चलेगा। तो बनाने का विधि वही है, इसको जो बनाने का पूरा जो प्रोसेस है वो सिंपल प्रोसेस है। इसको आप देखेंगे, सबसे पहले दही को डाल दीजिए, 8 लीटर दही को, इसमें लेके 10 लिखा है, 8 लीटर दही को पहले घड़े में डाल दीजिए। फिर उसके बाद केले को मसल कर 1 लीटर दही में उसको मसल लीजिए, उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद गुड़ को उसमें डाल दीजिए, गुड़ का पानी को हाथ से मिलाइए, फिर उसको लकड़ी से मिलाइए, कपड़ा बांधिए, 7 दिन तक रखिए, और उसके बाद 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत में डालना है। क्लियर? इधर कौन महिलाओं से कोई बताइए, बहन लोगों से कौन समझे इसको? समझ गए आप लोग? कोई खड़ा होकर बताइए। बीस लीटर का घड़ा, फिर हाँ, यहाँ इसको देख के बोलिए, नहीं तो आप भी देख के बोलिए। 5 किलो पका केला या कोई पके फल लेने हैं, आधा किलो गुड़ लेना है, सभी को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको 7 दिन घुमाना है, घड़ी कांटे की तरह घुमाना है, उसको बांध कर, कपड़े से बांध कर 7 दिन तक रखना है। उसके 7वें दिन के बाद 200 लीटर पानी में मिक्स कर उसे खेत में छिड़काव करना है। 200 लीटर पानी में और 7 दिन घुमाना है। हाँ, ये ध्यान में रखना, अगर पहला दिन आपने ठीक से फलों को मसल कर अच्छा से मसल दिया, पहला दिन डाल दिया, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को भी अच्छे से कूट के घोल बना के डाल दिया तो रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लोग गोटा गोटा बड़ा बड़ा टुकड़ा डाल देते हैं गुड़ को, गलता नहीं, इसलिए रोज़ सुबह शाम गुलाना पड़ता है उसको। तो पुस्तक में इसमें दिया है केला 1 किलो 5 किलो। हाँ ठीक है, उसको 5 किलो कर लीजिए, लिख लीजिए 5 किलो, 5 किलो कर लीजिए उसको। 1 लिखा उसको 5 लिख कर दीजिए, लेकिन कम से कम 1 किलो जरूर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। 1 किलो से कम नहीं हो, 5 किलो कर लीजिए, ठीक है? हाँ, दही 10 लीटर है, 10 लीटर है। तो आपका ये महंगा है, ये जीवामृत बहुत महंगा है। 70 रुपये अगर लीटर भी होगा दही तो 700 रुपया हो गया, और 1 किलो केला अगर 50 रुपये भी डजन मैंने होगा, 1 किलो होगा, या 60 रुपया भी होगा तो 300 रुपया हो गया।
तो 1000 रुपया तो यही हो गया। 100 रुपये का गुड़ ले लीजिए, घड़ा 100 रुपये 200 रुपये का ले लीजिए, यानी आपका 1400-1500 रुपये का बन गया ये चीज़। घड़ा तो आप बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आपको 1200 रुपये तो खर्चा हो गया, 1100-1200 रुपया। लेकिन खेत को बहुत उर्वरक चीज़ें मिलेंगी। खेत की जो फसल है ये आपको ही खाना है, क्योंकि ये जो दही आप डालेंगे ये केचुए और माइक्रोब्स के माध्यम से पौधे को मिलेगा, पौधे के माध्यम से आपके पेट में आने वाला है, आप बनने वाले हो, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा चीज़ डालेंगे तो अच्छा बनेंगे हम, ठीक है। अभी हम मान लीजिए कि ये महंगा है और महंगा हमको करने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या करें हम? भाई हम तो इतना महंगा नहीं कर सकते, इतना दही हम नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, तो अमृत जल डालिए आप। लिखिए, ये देखिए पेज लिखा लिया, अमृत जल 6, पेज नंबर 6 अमृत जल है। हाँ जरा पढ़िए, कोई खड़ा होकर के। हाँ पढ़ो, आप पीछे पढ़ो। अमृत जल सामग्री में 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा लेंगे, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो ताज़ा गोबर, 500 ग्राम खाने वाला गुड़। बनाने की विधि है, पहला 10 किलो गोबर को भी घड़े में डालकर 5 लीटर गौमूत्र से घोल बना लें। दूसरा, 1 लीटर गौमूत्र में 500 ग्राम गुड़ को कूट कर अच्छी तरह से मिला लें। तीसरा, अब इस गुड़ के घोल को घड़े में ठीक तरह से मिला लें। बचा हुआ गौमूत्र को भी उसी में डालकर मिला दें। चौथा, इसे अब 7 दिनों तक सड़ने दें। पांचवा, 7 दिनों बाद इस घोल में 100 लीटर साफ पानी मिलाकर खेत की मिट्टी में छिड़कें। छठवा, 1 एकड़ के फसल में इसे 25 दिनों के अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है। 20 दिन करिए, नहीं सॉरी, इसको 10 दिन करिए, ये 25 नहीं है, 10-10 दिन है। इसको 10 दिन करिए, 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। 10 दिन, 25 नहीं है, ठीक है। हो गया। अभी देखिए अमृत जल 2, 10-10 दिन के अंतराल पर आपका सामर्थ्य है, आप जितना चाहे आप 1 बार डालिए, 2 बार डालिए, 5 बार डालिए, लेकिन आपका सामर्थ्य क्या है? 10 दिन का इसका प्रभाव, चूंकि इसमें केवल गुड़ है, गोबर गौमूत्र तो है लेकिन गुड़ है। गुड़ से क्या होगा? माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इतना ही कि आपके यहाँ माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाएंगे। और जो सूक्ष्म तत्व है, जैसे दही डालने से दही और केला के जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें जितने प्रकार के चीज़ें आएंगी उतनी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, कम आएंगी, इसलिए आपको ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन पहला जो जीवामृत बताया 3, जितने भी जीवामृत है सब 20 दिन के अंतराल पर, सब में लिखा है क्या 20 दिन? देखिए तो 20 दिन के अंतराल लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो लिखिए उसमें 20 दिन के अंतराल पर लिखिए। जीवामृत 3 20 दिन का अंतराल लिखिए, और जीवामृत 2 उसको भी 20 दिन का अंतराल लिखिए। और जीवामृत 1 तो बताया फसल में 1 बार 3 साल बंद करना है, वो तो लिखा है उसमें। तो जीवामृत 2 20 दिन के अंतराल और जीवामृत 3 20 दिन के अंतराल, और अमृत जल 10 दिन के अंतराल। आप इस तरह समझिए, लिख लीजिए पहले, हो गया। आप इस तरह समझिए, चाय आप 4-5 बार पीते हैं, लेकिन हर बार चाय के साथ समोसा खाते हैं क्या? समोसा एक आध बार ही खाते हैं। तो जीवामृत एक आध बार ही खाना है, डालना है, लेकिन जो अमृत पानी है कई बार डाल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अभी अमृत जल 2 पेज नंबर 7 में होगा, देखिए। हाँ पढ़िए कोई, अमृत जल 2, खड़े हो जाइए। हाँ दीदी पढ़ रही है। अमृत जल 2 सामग्री 10 लीटर छाछ या मट्टा, 500 ग्राम खाने वाला गुड़, 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा। बनाने की विधि, पहला नंबर, पहले घड़े में 5 लीटर छाछ को डालें। दूसरा, 1 लीटर छाछ में 500 ग्राम गुड़ को कूटकर अच्छी तरह मिला लें। तीसरा, अब इन गुड़ के घोले को घड़े में ठीक तरह से मिला दें। बचा हुआ छाछ को भी इसी में डालकर मिला दें। चौथा, इसे अब 7 दिनों तक सड़ने दें। पांचवा, 7 दिनों बाद इसे घोल में 100 लीटर साफ पानी मिलाकर खेत में मिट्टी में छिड़कें। छठवां, 6 एकड़ में फसल में आवश्यकता के अनुसार निश्चित अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है। हाँ इसको 10-10 दिन अंतराल कर लीजिए, 10 दिन के अंतराल।
इसमें लिखा है ना निश्चित अंतराल के, लिखा है इसमें 10 दिन का अंतराल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अमृत जल 3, इसको देखना है एक बार, चित्र देख लीजिए एक बार, यहाँ देख लीजिए। ये आपको बनाने का विधि क्या है, 10 लीटर छाछ ले लिया, आधा किलो गुड़ ले लिया। पहले आपको जो छाछ है 10 लीटर का उसको अपने मटके में डाल दिया, फिर उसमें आपने गुड़ को घोल को मिलाकर डाल दिया, फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसको कपड़ा बांधकर 7 दिन तक रखेंगे। 7 दिन मुड़ने के बाद 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत में, इस तरह से नहीं छिड़कना है। ये जो चित्र में दिया है इस प्रकार से नहीं छिड़कना। किस प्रकार से छिड़केंगे, मिट्टी में डालना है, पौधे के ऊपर नहीं डालना, नहीं तो पौधे के ऊपर में कीड़े आ जाएंगे, उसके ऊपर में चींटियाँ आ सकती है, क्योंकि मीठा है, तो इसलिए उसको डालना मिट्टी में है। डालने के तरीके भी हैं अलग अलग। अभी लिखिए अमृत जल 3, पढ़िए, इसी में 6 नंबर में है, 7 नंबर में है। हाँ, अमृत जल 3 सामग्री 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर छाछ या मट्ठा, 1 किलो पका हुआ केला, 500 ग्राम खाने वाला गुड़ लेना। बनाने की विधि, पहले घड़े में 5 लीटर छाछ को डालें। दूसरा, 1 लीटर छाछ में 500 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह मसल कर मिला लें। तीसरा, 1 लीटर छाछ में 500 ग्राम पके हुए केले को अच्छी तरह मसल कर मिला लें। चौथा, अब इस केले तथा गुड़ के घोल को घड़े में ठीक तरह से मिला दें। बचा हुआ छाछ को भी उसी में डालकर मिला दें। पांचवा, इसे अब 7 दिनों तक सड़ने दें। छठवा, 7 दिनों बाद इस घोल में 100 लीटर साफ पानी मिलाकर खेत में मिट्टी में छिड़कें। सातवां, 1 एकड़ के फसल में आवश्यकता अनुसार निश्चित अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है। नोट, इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है और पौधों का इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। इसमें भी लिख लीजिए, 10 दिन का अंतराल लिख लीजिए। निश्चित अंतराल बताया है आपको लगा 7 दिन में करना, 7 दिन में भी कर सकते हैं। आपको लगा नहीं 15 दिन में करना, 15 दिन, लेकिन थंब रूल 10 दिन का है। हाँ जी, छाछ मक्खन निकाला हुआ, मही मक्खन निकालने के बाद जो बच जाता है वो है छाछ। छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, आप लोग मही बोलते हैं। हो गया। अभी ये भी थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। अभी आपको, हाँ जी, अमृत जल हो गया 3। अच्छा, इसका चित्र ये बताया नहीं था मैंने, थोड़ा बस ठीक है, आप लोग देखें, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। पानी के साथ डालिए, पटा दीजिए, या जो पाइप आपने पीठ में लगाया है उसका नोजल निकाल दीजिए, जमीन में डालते हुए चले जाइए लाइन से खड़े होकर। पाइप जो है पीठ में लगा लीजिए 14 लीटर वाला, उसका नोजल हटा दीजिए, पाइप को नीचे पकड़ कर जमीन में लगा रगड़ते हुए चले जाइए, गिर जाएगा वो। 4 पाइप 5 पाइप पकड़ लीजिए, 4 पाइप जमीन में अब चलते जाइए, नीचे चलते जाएगा वो। या पानी में घोल करके पानी नीचे डालिए। कई प्रकार के तरीके, हमारे कार्यकर्ता पाइप लंबा लिए और उसको ये ट्रॉली पकड़े, ठेलते गए, पाइप में गिरता गया, नीचे टपकता गया, पौधे पर नहीं गिरा वो, उसका पाइप जो है नीचे था। तो 10 पाइप लाइन से जैसे धान लगा है तो चक्के वगैरह ऐसा लगाए कि उसमें धान पर नहीं पड़े, और कर लिया उसने। तो मिट्टी में जानना है, आप पानी के साथ पटाकर डाल सकते हैं, सीधी सी बात यह है। अगला है आपको, हाँ सर, यहाँ 1 किलो केला लिखा हुआ है और नीचे 3 नंबर दिया है 1 लीटर छाछ में 500 ग्राम पके हुए केले। नहीं, 500 ग्राम नहीं, 1 किलो केले, 1 किलो केले। इसीलिए इसको मैं दोहरा रहा हूँ, पूरा 1 किलो को ही इसको पूरा मिला। 1 किलो पूरा, 500 ग्राम नहीं, 1 किलो है। नहीं, ठीक है, आप जो लिखा है ना उसको, एक किलो लिखिए उसमें। वो 500 ग्राम को काटिए, पके हुए केले कर लीजिए। पुस्तक में सब ठीक कर लीजिए भैया, इसलिए पुस्तक शुरुआत में भैया जी बोलते हैं पुस्तक पढ़ के रखो करके, इसलिए बोले।
ठीक है, चलो आगे मैं अभी अमृत जल 4, अमृत जल 4 है इसमें। अच्छा छोड़ दो फिर इसको, अमृत जल 4 भी है, इसको अभी छोड़ दो, नहीं करेंगे इसको, नई किताब में नहीं है तो नहीं करेंगे। अमृत जल 6 भी छोड़ दो, नहीं है। घन जीवामृत देखिए, घन जीवामृत है ना, 1 पेज नंबर 8, घन जीवामृत पढ़िए। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर फट से जल्दी पढ़िए, समय कम है इसलिए। घन जीवामृत खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम सामग्री: देसी गाय का ताजा गोबर 100 किलो, देसी गाय का ताजा मूत्र 5 किलो लिखा है, इसको लीटर है ना? हाँ ठीक है। 5 लीटर। चने का आटा बेसन 1 किलो, खाने वाला गुड़ 1 किलो। बनाने की विधि: सर्वप्रथम 1 लीटर गौमूत्र में गुड़ तथा बेसन को घोल तैयार कर लें, फिर दोनों को मिला दें। गाय के ताजे गोबर को एक प्लास्टिक की टंकी में 6 इंच मोटाई में फैला दें। अब गोबर के ऊपर बेसन गुड़ के घोल को भी ठीक तरह से डालकर पूरे गोबर में मिला दें। अच्छी तरह मिलाने के बाद बोरी से ढक कर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद इसका गोईठा, कंडा बनाने के गोईठा या थपिया बनाकर छांव में सुखा लें। ठीक तरह से सूखने के बाद इसका चूरा करके प्लास्टिक बोरी में भर कर रख दें। खेत में हल चलाने के बाद 1 एकड़ खेत के मिट्टी में छिड़काव करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता दोनों बढ़ जाएगी। इससे फसलों में भी यूरिया की तरह ही चूरा करके छिड़का जा सकता है। इससे पौधों को पौष्टिकता आहार मिलेगा। घन जीवामृत को 6 माह तक संरक्षित रखकर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें प्लास्टिक की टंकी नहीं है, प्लास्टिक की पन्नी है और सर्वप्रथम शब्द नहीं है। बैठिए। तो ये बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले कोई एक कपड़ा, तरी, तिरपाल जो भी है, एक 5x8 का ले लीजिए और उसमें 100 किलो गोबर को फैला दीजिए। फिर उसके बाद 1 लीटर गौमूत्र में 1 किलो बेसन को घोल लीजिए। फिर उसके बाद गुड़ को भी घोल लीजिए। 1 किलो गुड़ है और उसमें 1 लीटर गौमूत्र में उसको घोल लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। बचा हुआ गौमूत्र उसमें डाल दीजिए तो 7 लीटर बनेगा। उसका 2 भाग कर लीजिए। 1 भाग पहले इसमें छिड़काव करिए, इसको फिर मिलाइए अच्छी तरह से। इसको जैसे हम चावल दाल मिला लेते हैं ऐसा मिला लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा छिड़काव करिए, फिर दोबारा मिलाइए इसको। ये 2 बार इसलिए करना है कि ताकि सारी चीज़ें सभी जगह समान रूप से मिक्स हो जाए, इसलिए ये तरीका बनाया है। इसके बाद इसका गोईठा बना लीजिए इस प्रकार से। इसको क्या बोले आपने, छेना बना लीजिए। छेना बना के इसको धूप में सुखा लीजिए, पैक करके रख लीजिए इसको। और चूरा करके आप खेतों में डाल सकते हैं, इसको यूरिया की तरफ छिड़क सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा थपिया नहीं बनाएगा। जो आप छेना बनाएगा मोटा मोटा नहीं बना, पतला पतला बनाना, छोटा छोटा बनाना, ताकि तोड़ने में सुविधा रहे आपको। ठीक है, पतला पतला अल्टी पल्टी कर लेना, 2 दिन के बाद पलट देना, फिर सूख जाएगा। दोनों तरफ से चूरा करके भी रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, घन जीवामृत 2 पढ़िए। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के, हाँ, पेज नंबर 8। ताजा गोबर 100 किलो, देसी गाय का ताजा गौमूत्र 5 किलो, पका हुआ केला 1 किलो, खाने का गुड़ 1 किलो। बनाने की विधि: 1 लीटर गौमूत्र में गुड़ तथा केले का घोल तैयार कर लें, फिर दोनों को मिला दें। गाय के ताजे गोबर में एक प्लास्टिक की पन्नी में 6 इंच मोटाई में फैला दें। अब गोबर के ऊपर केले गुड़ के घोल को भी ठीक तरह से डालकर पूरे गोबर में मिला दें। अच्छी तरह मिलाने के बाद बोरी में ढककर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद इसका गोठड़ा का थापियाँ बनाकर छाँव में सुखा लें। ठीक तरह से सूखने के बाद इसका चूरा करके प्लास्टिक बोरी में भर कर रखें। खेत में हल चलाने के बाद 1 एकड़ खेत के मिट्टी में छिड़काव करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता दोनों बढ़ जाएगी। इससे फसलों में भी यूरिया की तरह ही
चूरा करके छिड़का जा सकता है। इससे पौधों को पौष्टिक आहार मिलेगा। घना जीवामृत को 6 माह तक संरक्षित रखकर प्रयोग किया जा सकता है। हो गया। अब चित्र जरा देख लीजिए। सेम है, एक पन्नी में 100 किलो ताज़ा गोबर को ले लीजिए, उसके बाद केले को मसल कर इस प्रकार से कर लीजिए और गुड़ का भी घोल कर लीजिए। केले का घोल, गुड़ का घोल हो गया। अब दोनों को मिला लीजिए। अब इसमें पहला आधा छिड़काव करिए, मिलाइए, फिर आधा छिड़काव करिए, फिर मिलाइए और अच्छी तरह से मिलाने के बाद, यानी कि दोनों बार इसमें इसका आप छेना बना लीजिए। छेना को सुखा लीजिए। इसमें छाँव लिखा हुआ है, आप धूप में भी सुखा सकते हैं। छाँव में समय बहुत लगता है, इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत धूप पड़ता है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो इसको पैक करके रख लीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगा आप खेत में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। घन जीवामृत 3 पढ़िए, कोई घन जीवामृत 3 9 नंबर पेज। इधर से कोई खड़े होकर के पढ़िए, इधर से इस तरफ से। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। घन जीवामृत 3 पेज नंबर 9। छत पर बागवानी में यह अत्यंत उपयोगी है। सामग्री: देसी गाय का ताज़ा गोबर 100 किलो, देसी गाय का ताज़ा गोमूत्र 5 लीटर, देसी गाय का ताज़ा दही 5 लीटर, पका हुआ केला 1 किलो, खाने वाला गुड़ 1 किलो। बनाने की विधि: 1 लीटर गोमूत्र में गुड़ तथा केले का घोल तैयार कर लें, फिर दोनों को मिला दें। अब इस घोल को दही में मिला दें। इस प्रकार यह 12 लीटर का घोल बन जाएगा। इसका 2 भाग कर लें, 2 बार में मिलाएं। गाय के ताज़े गोबर को एक प्लास्टिक की पन्नी में 6 इंच मोटाई में फैला लें। अब गोबर के ऊपर केले, दही, गुड़ के घोल को भी ठीक तरह से डालकर पूरे गोबर में मिला दें। अच्छी तरह से मिलाने के बाद बोरी से ढककर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद इसका गोईठा या खापिया बनाकर छाँव में सुखा लें। ठीक तरह से सूखने के बाद इसका पूरा चूरा करके प्लास्टिक बोरी में भर कर रखें। खेत में हल चलाने के बाद 1 एकड़ खेत के मिट्टी में छिड़काव करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता दोनों बढ़ जाएगी। इसे फसलों में भी यूरिया की तरह ही चूरा करके छिड़का जा सकता है। इससे पौधों को पौष्टिक आहार मिलेगा। घन जीवामृत को 6 माह तक संरक्षित रख कर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब जरा इसको देखिए। देसी गाय का गोबर है, ये सारी चीज़ है आपके पास। ठीक है। यहाँ पर केला है, दही है, गुड़ है। अभी केले को मसल देंगे, गुड़ को भी घोल कर लेंगे और दही को करेंगे। और पहले पन्नी में 100 किलो को फैला दिया है, फिर उसके बाद तीनों का घोल बन गया है। केले का घोल है, गुड़ का घोल है और दही है। फिर दोनों को मिलाया है, गुड़ के घोल और दही को मिलाया है। फिर ये गुड़ का घोल इसमें डाला है, केला इसमें भी है। 2 भाग कर लिया है तीनों को मिलाने के बाद। केले के घोल, गुड़ के घोल और दही तीनों को मिला करके इसमें मिला दिया है। 2 भाग कर लिया है। 1 भाग का छिड़काव कर रहे हैं, फिर उसको मिला रहे हैं, फिर दूसरे भाग का छिड़काव कर रहे हैं, फिर उसको मिला रहे हैं और दोनों को मिलाने के बाद इसी बोरे में इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करके बंद कर दिया और 24 घंटे के लिए इसको मुरने के लिए छोड़ दिया। 24 घंटे के बाद इसका थपिया बनता है। इस तरह गोल गोल से बनाते हैं। इसको सीड बॉल बोलते हैं। सीड बॉल बोलते हैं मतलब चूँकि ये महंगा है, अच्छा चीज़ बना है। तो ये जो सीड बॉल बना है, इसमें जो छेद रखा हुआ है यहाँ पर, ये जब गोल गोल बना करके उसको उंगली करके थोड़ा सा रख दीजिएगा, धूप में सूख जाएगा ये। तो इसमें आप कोई भी नीम का बीज, कोई बरगद का, कोई पीपल का या कोई भी फल का बीज इसमें डाल दें और मिट्टी लगा करके ऊपर में उसको सटा दें इसको और दूर दूर तक जंगलों में फेंक दीजिए इसको। जब बरसात आएगा तो पानी आएगा तो उसमें से वो जब गीला हो जाएगा तो वो पौधा निकल जाएगा। क्योंकि पहले जंगल कैसे फैलते थे? जानवरों के गोबर से ही फैलते थे। जानवर फल खाते थे, उनके मल से बीज निकलता था गोबर में, वो ज़मीन में गिरता था, उससे बरसात के समय में पेड़ आ जाता था। तो जंगल से जीव बनते हैं, जीव से जंगल बनता है। जीवो जीव से जीवनम, जीवो जीव से भोजनम, जीवो जीव से कारणम। एक दूसरे को जीवन देते थे वो, जीवो जीव से कारणम।
यानी पेड़ जानवरों से पलता था, जानवर पेड़ से पलते थे। दोनों एक दूसरे को जंगल जीव को पालता है और जीव जंगल को पालता है, जंगल को उत्पन्न करता है, तो दोनों एक दूसरे को पूरक होते थे। तो अभी बंद हो गया, अभी जंगल में जानवर नहीं बचे, सब मार मार के खा लिया जानवरों ने, और जानवरों को सब जगह मनुष्य ले लिया है। जितने दुनिया में सांप मर गए, जितने दुनिया में बंदर मर गए, जितने दुनिया में हिरन मर गए, वो सब कहाँ चले गए? मनुष्य के रूप में पैदा हो गए। और समझ में आया बात में? लोग बोलते हैं ना आस्तीन का सांप है, मतलब सांप का गुण है उसमें, बंदर की तरह बहुत उछल कूद करता है, मतलब बंदर के गुण है उसमें। वो शेर की तरह दहाड़ता है, मतलब शेर के गुण है उसमें, है ना। अरे वो तो मुंह खोलता तो उसका ऐसा है, तितली की तरह उड़ती रहती है। यानी लोग मनुष्य के अंदर उस तितलियाँ कहाँ चली गई? तो तितली की तरह उड़ती रहती है, बंदर की तरह उछल कूद करते रहता है, आस्तीन का सांप बना हुआ है। तो वो सब जो मार दिए गए वो सब मनुष्य के रूप में जन्म हो गया, इसलिए मनुष्य की संख्या बढ़ गई, उनकी संख्या घट गई। 5 मिनट बचा है, ज़रा एक और लिख लीजिए, संजीवनी खाद। इसी पेज नंबर 9 में ही है, 10 में है। कोई पढ़िए खड़ा होकर के, संजीवनी खाद। 10 सामग्री 10 किलो गोबर का राख, 1 लीटर गौमूत्र। विधि: शाम को 10 किलो गोबर राख को 1 लीटर गौमूत्र में अच्छी तरह मिला दें, रात भर रहने दें। सुबह खेत में हल चलाने के बाद 1 एकड़ जमीन में छिड़क दें। नोट: इससे जमीन में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात उत्तम हो जाएगा, जिससे खेती की उर्वरता बढ़ जाएगी। प्रति फसल एक बार इसका प्रयोग करना लाभदायक है। अब इधर इसको देखिए, चित्र देखिए। ये आपका 1 किलो राख है और ये 1 लीटर गोमूत्र है। तो एक पन्नी में इसको फैला दीजिए राख को। 1 किलो 10 किलो जो राख है उसको 10 किलो राख को अच्छी तरह से पन्नी में फैला दीजिए और 1 लीटर गोमूत्र उसमें छिड़काव करिए ठीक से, है ना। और इसी प्रकार होगा। जिस दिन आपके खेत में हल चल रहा है, बीज डालें आप। बीज इसको डालने के बाद बीज डालिएगा। बीज डालने के पहले ये काम करना है, हर फसल में 1 बार डालना है आपको, हर फसल के लिए। तो उसके बाद इसको 12 घंटा के लिए छोड़ देना है, 12 घंटा के लिए इसको छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद इसको इकट्ठा करके खेत में, लेकिन खेत इस प्रकार के खेत में नहीं डालना। खेत किस में डालना है? नमी युक्त। आपके खेत में हल चल गया है, पानी कीचड़ है, उसमें उसको डालना है, गीला रहना चाहिए, ठीक है ना। और खेत तैयार करते समय इसको डालना है, क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो को बैलेंस करता है। अब जैसे अग्निहोत्र हवन किए हम, ये राख बहुत बजेगा, इसको इकट्ठा करते रहिए, रोज इकट्ठा करिए आपके राख। 6 महीने में 10 किलो हो जाएगा लगभग। इसको डाल दीजिए खेत पे, बहुत बढ़िया फसल होगा आपका, उत्तम फसल होगा। तो ये इसको भी फसल में जरूर डालिए, साल में 1 बार जरूर डालिए। हर फसल के लिए 1 बार डालना उत्तम है, नहीं तो कम से कम हर साल 1 बार तो जरूर करिए इसको। ये अलग काम करता है, ये सब अलग अलग काम करता है। ये क्या करता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के जो रेशियो है उसको बैलेंस करता है। जैसा अभी आपके खाने में आप चावल दाल रोटी सब्जी सब लिए हैं, लेकिन एक अचार का टुकड़ा लेते हैं, छोटा से लेते हैं ना। ये छोटा सा अचार क्या काम करता है? इतना खाना है और एक अचार है, अचार क्या काम करता है? हाँ, डाइजेशन के लिए और स्वाद के लिए भी। और अचार जो है, भोजन में अचार हम क्यों लेते हैं? इन्होंने बताया भोजन के लिए, मैंने स्वाद के लिए लेते हैं, किसने कहा डाइजेशन के लिए लेते हैं, पचन के लिए लेते हैं, और विटामिन सी के लिए लेते हैं। और सोचिए सोचिए ज़रा, सोचिए, बोलिए आपका खाना में एक अचार क्यों है? छोटा सा टुकड़ा है, 1 चम्मच छोटा सा रहता है। चटनी लेते हैं, पुदीना का 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच चटनी पुदीना क्या काम करता है? किसको? हमारे खाने के स्पीड को बढ़ाता है। आप जब खाते हैं, मिर्चा आपका मुंह में लगता है फटाफट 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 2 कौर खा लेते हैं आप, है ना। मिर्चा काटा हुआ, बस फट 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 4-5 कौर आपने खा लिया, पेट में चला गया। तो आपके खाने का स्पीड बढ़ाता है।
इसमें सलाइवा भी निकलता है, थूक निकलता है, खट्टा खट्टा अचार आने से मुंह में पानी बहुत आता है, और पानी निगलने में, खाना को निगलने में सुविधा होता है। तो पाचन तो है ही, अगर ज़्यादा सलाइवा आएगा ज़्यादा पाचन होगा, और स्वाद तो होता ही है। तो ये जिस प्रकार से एक चम्मच चटनी या एक छोटा सा अचार का टुकड़ा हमारे पूरा भोजन को पेट में डाल देता है, चला जाता है, वैसे ही ये जो कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन आपने दिया, जीवामृत, घन जीवामृत जो आपने डाला, इतना खाना है। कई बार क्या होता है, खाना बहुत सामने आने से घबराहट हो जाती है, क्या करेंगे लोग, फिर थोड़ा थोड़ा इधर खा के छोड़ देते हैं। फिर इसलिए नियम यह है कि एक एक बार एक एक चीज़ लीजिए, जितना खा सकते खाइए, फिर दोबारा लीजिए, ये नियम है। शादी में जाते हैं लोग, सब लेके खाते हैं, बताऊंगा मैं उसके बारे में। तो इसको भी डालिए, और ये आपको हमने अभी लगभग कितना आइटम बता दिया, 11-12। अरे इतना समय लग रहा है गिनने में, 10 आइटम हो गया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ रोकेंगे, 11 बजे वापस आएंगे।